से कोई गरज नहीं है। उच्चार 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 और मियां साहब जानते हो साड़ी बारी आंदे हो ना बुरका ना उठाओ। उनके आखिरी कतरे तक एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के इंतहाई करीबी साथी, करीबी दोस्त और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वफाकी वजीर जनाब डॉक्टर आसिम को आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया गया। कल उन्हें सादा लिबास में एहलकारों ने गिरफ्तार किया था ज़ियाउद्दीन अस्पताल के बाहर से, और आज डॉक्टर आसिम को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया गया है। उनके खिलाफ इल्ज़ामात क्या हैं, फिलहाल इसका तयन नहीं हुआ है, लेकिन इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में आज रेंजर्स ने जब पेश किया तो रेंजर्स को डॉक्टर आसिम के हवाले से 90 रोज़ का रिमांड दे दिया गया। यानी कि अब रेंजर्स डॉक्टर आसिम को 3 महीने तक अपने पास रख सकती है, और इस दौरान उन्हें डॉक्टर आसिम को किसी अदालत में ना पेश करने की ज़रूरत है, और ना ही वो डॉक्टर आसिम को चाहे तो उनकी जो हिरासत है उसको वो जारी रख सकते हैं 3 महीने तक। इस दौरान अदालत उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछ सकती है। आज का दिन बहुत अहम था क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके जो अहम ऑफिशियल्स हैं, उसके जो अहम रहनुमा हैं, डॉक्टर आसिम के कल गिरफ्तारी के बाद उनका शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया था, लेकिन आज मजमूई तौर पर अगर आज सूरत हाल देखी जाए तो लगता यह है कि पीपल्स पार्टी पर ये अब हकीकत सामने आई है, और इस चीज़ को वो मद्देनज़र रख रहे हैं कि बहरहाल डॉक्टर आसिम पीपल्स पार्टी के जियाले नहीं हैं, पीपल्स पार्टी के कोई देरीना कारकुन नहीं है। उनकी सबसे बड़ी शनाख्त हर सूरत में जनाब आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त की हैसियत से है। अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि उनके बचपन के दोस्त की हैसियत से है। उनकी हैसियत जनाब आसिफ अली जरदारी के ज़ाती मौलिज की हैसियत से ज़्यादा है, पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा की हैसियत से कम। जनाब डॉक्टर आसिम गो के पीपल्स पार्टी ने उन्हें सेनेटर बनवाया था, उन्हें वफाकी वजीर भी बनवाया था, लेकिन पार्टी के रैंक्स एंड फाइल में जनाब डॉक्टर आसिम की वो अहमियत नहीं है जो पीपल्स पार्टी के जियालों की होती है। यही वजह है कि आज मजमूई तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल इस मामले में नरम नजर आया, जबकि जनाब आसिफ अली जरदारी से मंसूब बयानात जो थे वो गर्म नजर आ रहे थे। यही वजह है कि आज जब बिलाखिर डॉक्टर आसिम को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में कराची में पेश किया गया तो वहां पर उनसे मिलने के लिए या उनके पीछे दौड़ने के लिए सिर्फ उनके अहले खाना मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की या उनके रहनुमाओं की कोई शक्ल इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में देखने में नहीं आई। यही वजह है कि बात साबित होती है कि डॉक्टर आसिम के मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मजमूई रद्द-ए-अमल नरम है, और जनाब आसिफ अली जरदारी गो के इस मामले में बहुत ज्यादा परेशान है। आज पीपल्स पार्टी का इस सिलसिले में एक मुतवाज़िन रद्द-ए-अमल सामने आया, और ये बहुत अहमियत का रद्द-ए-अमल है क्योंकि ये रद्द-ए-अमल जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जो आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के रहनुमाओं का एक बहुत अहम इजलास कर रहे हैं, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने डॉक्टर आसिम के हवाले से अपने रद्द-ए-अमल दिया, मगर ये मुहतात रद्द-ए-अमल था, मुतवाज़िन रद्द-ए-अमल था। और जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया, पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम को उस तरह से ओन करने के लिए तैयार नहीं है जिस तरह से उसके शरीक चेयरपर्सन जनाब आसिफ अली जरदारी। इसीलिए मोहतरमा शेरी रहमान ने आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अगर ये कहा जाए तो गैर मुनासिब नहीं होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी पर अपने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अदालतों में पेश होंगे। हमने कभी करप्शन की दिफा नहीं की, ये बीबी शहीद की जमात है और हम बहुत क्लियर हैं कहीं, मगर सिर्फ ये मुतालबा है कि जहां करना है आपको कार्रवाई करें, बेशक करें। हम पेश होते हैं, सब पेश होंगे, लेकिन इसमें शफाफियत इस्तेमाल हो, जो कवानीन एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप वाइट कॉलर क्राइम की बात कर रहे हैं तो वाइट कॉलर क्राइम में जो भी कवानीन, बल्कि सारे मुल्क को इसमें जवाबदेही होनी चाहिए। मुल्क तंग आ गया इस किस्म के अमल से, तो करप्शन की कभी दिफा होगी।
आपने सुना मोहतरमा शरीफ रहमान जो कह रही थी पीपल्स पार्टी का ये रद्द अमल है, करप्शन की हमने कभी दिफा नहीं किया है, करप्शन में जो लोग हैं वो अदालतों के सामने पेश हों, हम किसी सूरत में भी करप्शन के मामलात में अपने किसी भी शख्स का दिफा नहीं करेंगे। लेकिन आज के इस वाक़े के बाद जनाब डॉक्टर आसिम को रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है, लेकिन जो मुख्तलिफ हल्के हैं, ये जो इंतहाई बाखबर ज़राए हैं, वो मुसलसल इस बात का इसरार कर रहे हैं कि डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें पिछले 2 महीने के दौरान खुफिया एहलकारों ने और रेंजर्स के एहलकारों ने सिंध में कार्रवाइयाँ की हैं, कराची में कार्रवाई की है, लेकिन डॉक्टर आसिम की हिरासत और उनसे पूछगछ का सिलसिला वहीं से शुरू होगा, जिसकी इब्तिदा कराची में मोहम्मद अली शेख की गिरफ्तारी से हुआ था, जो कि ज़मीनों के मामले में एक बहुत अहम किरदार, बहुत अहम शख्सियत समझी जाती है। अरबों रुपए की करप्शन के मामलात मोहम्मद अली शेख से जोड़े गए हैं और उसकी हिरासत के बाद से ना ही उसे सरकारी तौर पर पेश किया गया है और ना ही उसकी गुमशुदगी की इत्तला उनके घर वालों ने दी है। और उसके बाद मुतअद्दिद दूसरे वाक़यात हुए हैं और वो तमाम के तमाम बाखबर ज़राए कहते हैं कि वो एक ही सिलसिले की कड़ी हैं और उन्हें जोड़ा जा रहा है भरपूर शवाहिद और सबूत तैयार करने के लिए। आज डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी के हवाले से हुक्काम के पास क्या कहने को है और अंदर क्या हो रहा है, ये पूछते हैं। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है दुनिया न्यूज़ के कराची के ब्यूरो चीफ जनाब रेहान हाशमी ने। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब। क्या बता रहे हैं हुक्काम, रेंजर्स या दूसरे हुक्काम के डॉक्टर आसिम पे दरअसल इल्ज़ामात क्या हैं और उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में क्यों पेश किया गया है? इनके मामलात का दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक है? देखिए कामरान साहब, जब से ये PPO ऑर्डिनेंस आए इसके बाद रेंजर्स बहुत एक्टिव हो गई है। उनके खिलाफ जो मेन इल्ज़ाम सामने आए उसमें सबसे अहम इल्ज़ाम जो आज कल कराची में सरकारी अफसरान के खिलाफ लगाया जा रहा है और वो साबित भी हो रहे हैं, वो है चाइना कटिंग का मामला। उसमें जो ज़मीन उन्होंने इस्तेमाल की उसका पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में शुमार होता है। उसके अलावा LNG का ठेका, लेकिन LNG का जो मामला है वो 4थे नंबर पर है। सबसे अहम जो मामला है वो चाइना कटिंग का है। कराची के जो मुख्तलिफ इलाकों में ख़ासूस तौर पर नॉर्थ नाज़ाबाद और क्लिफ्टन में जो ज़मीन हासिल की गई हैं वो किस तरह हासिल की गई हैं, उसका पैसा कहाँ से आया, वो पैसा किस तरह दिया गया, उसकी अदायगी कैसे हुई, वो मामलात हैं जो सामने आए हैं। लेकिन हमने देखा है कि जो इजलास हुआ है परसों, उसके बाद जो कल की कार्रवाई है वो एक बड़ी मछली के खिलाफ पहली कार्रवाई की गई है तहकीकाती इदारों की जानिब से, जो एक इशारा है आइंदा बड़ी मछलियों के लिए कि उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि डॉक्टर आसिम के खिलाफ तमाम शवाहिद मौजूद हैं, जिसकी बिना पर उनके जो दफ्तर हैं हायर एजुकेशन कमीशन, वहाँ पर छापा मारा, उनसे पूछगछ की, अपने साथ ले गए। अब 90 दिन की ये इनकी डिटेनशिप है। इसमें डॉक्टर आसिम काफ़ी राजदा हैं सिंध हुकूमत में काफ़ी असर वसूल रखते हैं। अब देखना है कि तहकीकाती इदारे इसमें क्या करते हैं। सबसे अहम बात जो सामने आ रही है, इसमें जॉइंट इन्वेस्टिगेशन बनाने का फैसला किया गया है, लेकिन इसका फैसला वफाकी हुकूमत करती है क्योंकि सिंध हुकूमत जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ, वफाकी इदारे शामिल हैं। रेहान साहब, इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर आसिम के खिलाफ जितनी तहकीकात हो रही है और उसको जो मुनज़्ज़म किया जा रहा है और उसकी जितनी कोऑर्डिनेशन है, ये दरअसल वफाकी हुकूमत कर रही है, वफाकी इदारे कर रहे हैं इसको, सूबे की इसमें कोई अमल दखल नहीं है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में जो नाम सामने आए हैं उसमें FIA, NAB और रेंजर्स वजारत दाखिला के मातहत है, FIA भी चौधरी निसार के मातहत है, जो NAB है वो वफाकी हुकूमत का इदारा है। तो तमाम वफाकी हुकूमत के इदारे हैं, लेकिन अब तक जो कार्रवाई जारी है FIA और NAB बड़ी कामयाबी से ये कार्रवाई कर रही है। जैसे चाइना कटिंग का मामला लें, NAB और FIA मुश्तरका तहकीकात कर रही हैं और रेंजर्स जो इसमें बड़ा किरदार है करप्शन ख़त्म करने में, वो उनकी मामनत कर रही है। तो जो हल्के हैं वो कह रहे हैं कि अच्छा इकदाम है, रेंजर्स, FIA और जो NAB है ये कार्रवाई कर रही है। लेकिन लोगों का ये सवाल था जो पहले कि बड़ी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, उसका लगता है कल से आगाज़ हो गया है और ये आगाज़ जारी रहेगा इसका सिलसिला। और मज़ीद चंद दिनों में हमारे जराए कहते हैं एक फहरिस्त मुरतब कर ली गई है, बाकायदा मुख्तलिफ वक्तों में इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। ये एक पहली सिलसिले की कड़ी है और सिलसिला दूर तक जाने का भी इम्कान है। बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी हमारे साथ थे। बड़ी मछली के खिलाफ कार्रवाई हो, पीपल्स पार्टी का कहना है कि सिर्फ बड़ी मछलियाँ पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ ना रखती हों बल्कि उनका ताल्लुक़ दूसरी सियासी जमातों से भी हो। और पीपल्स पार्टी का ये इसरार भी है कि अगर करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो वो दूसरे सूबों में हो। पीपल्स पार्टी के लिए एक और परेशान कुल लम्हा है और वो ये कि
ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान करप्शन केसेस में, जिसका कि पिछले दिनों कई बार जिक्र किया। हमने अपने इस प्रोग्राम में बताया था कि पिछले 8 माह से ये केसेस सरदखाने में डाल दिए गए थे और उसकी वजह सियासी नज़र आती थी, क्योंकि FIA ने मुकम्मल केस बना के भेजा था और उसके मरकजी मुलजिम साबिक वज़ीर आज़म जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी थे, जबकि एक दूसरे मुलजिम जनाब मखदूम अमीन फ़हीम थे। मखदूम अमीन फ़हीम साहब के बारे में अब हम कोई तबसरा नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी हालत, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है और उनके अहल खाना फौरी तौर पर लंदन गए हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उनकी तबीयत के वो इंतहाई क्रिटिकल बताया है। अल्लाह ताला उनकी तबीयत में बेहतरी करे। मखदूम अमीन फ़हीम साहब का जिक्र नहीं होगा, लेकिन जनाब मखदूम अमीन फ़हीम साहब तो अब लंदन में हैं और उनकी तबीयत बहुत नासाज है। लेकिन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म के बारे में बताया गया है कि वो कल कराची में पेश होंगे और वो मुकदमात जो कि उनके दौरे हुकूमत में करप्शन के हवाले से बनाए गए थे, उसके वो मरकज़ी मुलजिम की हैसियत से पहली बार एक भरपूर मुकदमे का सामना करने जा रहे हैं और जिसका आगाज़ कराची में होगा। इससे पहले उनकी गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर दिए गए हैं और अब जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी कराची में होंगे और पहला मुकदमा है जिसकी भरपूर मुकदमा जो करप्शन के हवाले से साबिक वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी पे चलाया जाएगा। इसके साथ दूसरे मुल्ज़मान भी हैं, कुछ और केसेस भी हैं जो इस वक्त FIA हेडक्वार्टर्स में हैं और वो अब उसकी भी क्लियरेंस में कुछ वक्त है, लेकिन बताया जाता है कि वो क्लियरेंस भी बहुत जल्द हो जाएगी। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद पीपल्स पार्टी के हवाले से डॉक्टर आसिम के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसमें पीपल्स पार्टी का, पूरी जमात का रवैया कुछ नरम नज़र आता है। उसकी वजह क्या है, पीपल्स पार्टी खुद इस मामले पे कहाँ खड़ी है और जो क्रैकडाउन हो रहा है सिंध में पीपल्स पार्टी के से मुंसलिका ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के खिलाफ, इस पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के इंतहाई अहम रहनुमा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब सैयद खुर्शीद शाह से, जो कि हमारे प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर शामिल हो रहे हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। कल सुबह से जब से डॉक्टर आसिम को कराची में गिरफ्तार किया गया है, सियासी हलकों में खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के हलकों में एक सनसनी सी फैली हुई है, क्योंकि डॉक्टर आसिम को जिस अंदाज से गिरफ्तार किया गया और जिस सिलसिले की कड़ी में उनको गिरफ्तार किया गया है, वाज़े तौर पे ये लगता है कि एक बड़ी तहकीकात हो रही है, चाहे वो पस मंज़र में हो रही हो, चाहे खुफिया हो रही हो, लेकिन उसका बुनियादी मकसद ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान और ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत में करप्शन के हवाले से ऊपर से नीचे तक जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उसका भरपूर जायजा लिया जा रहा है, उसे भरपूर तरीके से करोदा जा रहा है, खोदा जा रहा है और इसमें ऊपर से लेके नीचे तक को किसी किस्म का कोई इम्तियाज बढ़ता नहीं जा रहा है। और इसी वजह से डॉक्टर आसिम को गिरफ्तार किया गया, जिनके बारे में ये बताया गया कि वो न सिर्फ क्योंकि वो आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत ही करीबी दोस्त और उनके मौलिज हैं, बल्कि शायद बहुत बड़े राजदान भी हैं और उनके पास कई राज हो सकते हैं। वो राज हैं या नहीं फिलहाल हम नहीं कह सकते, लेकिन ख्याल यही है। हैरत की बात यह है कि जनाब डॉक्टर आसिम को गिरफ्तार किया गया है तो उन्हें इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया गया है, यानी कि उन पे इल्ज़ाम दहशत गर्दी के हवाले से भी हैं और शायद उन इल्ज़ामात का ताल्लुक उस एक्शन से है या उस अज़म से है जो फौजी क़यादत के सामने से जाहिर किया है, जिसमें कहा गया है कि उन माफियाज को भी जड़ से उखाड़ा फेंका जाएगा जो दहशत गर्दों को किसी भी सूरत से फाइनेंस करते हैं या किसी भी सूरत से उनकी माली मदद करते हैं और इसके लिए करप्शन के पैसे को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए डॉक्टर आसिम का मामला इंतहाई नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर गया है, उनके खिलाफ तहकीकात भी हो रही है और अब उसका आगाज हुआ है। आज उन्हें इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया गया। ये जरूर है कि डॉक्टर आसिम को आज कोई हथकड़ी नहीं लगाया गया, उनको उन्हीं की गाड़ी में आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में लाया गया और इस अदालत में पेशी के बाद उनके अहले खाना से उनकी एक तवील मुलाकात भी कराई गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब डॉक्टर आसिम कोई दीरीना कारकुन नहीं है, लेकिन उनकी क़राबत जनाब आसिफ अली जरदारी की वजह से उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर अपने रद्द-ए-अमल का भी इज़हार किया है और जैसे कि मैंने प्रोग्राम के पहले हिस्से में कहा कि इसको हम नरम रद्द-ए-अमल कह सकते हैं या मॉडरेट रद्द-ए-अमल कह सकते हैं, लेकिन पूरी सूरत हाल क्या है, पीपल्स पार्टी इस पूरे मामले को कैसे देख रही है, इसके लिए खुसूसी तौर पर अब हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज़ सीनियर रहनुमा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब सैयद खुर्शीद शाह ने।
بہت بہت شکریہ سید قریشی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ ڈاکٹر عاصم کوئی پیپلز پارٹی کے جالے نہیں ہے، کوئی بہت دیرینہ کارکن نہیں ہے، کوئی بہت ہی منجھے ہوئے سیاسی ورکر نہیں ہے. ضرور وہ جناب آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا اس پہ رد عمل آیا ہے. اور آپ کے کل کے بیانات تو خاص طور پہ کافی اس حوالے سے آپ غصے میں تھے. کیا آپ سمجھتی ہیں، آپ کی پارٹی کیا سمجھتی ہے ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے؟ اصل میں ڈاکٹر عاصم کا مسئلہ نہیں ہے. اس سے پہلے قاسم جا کے ساتھ ہوا. اس سے پہلے پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف کے خلاف ایک کے اوپر دوسرا کیس داخل کرتے گئے، یوسف رضا کے اوپر کیس داخل کرتے گئے، اور پھر پنجاب پہ آئے تو پنجاب پہ ان کو کوئی نہیں ملا. قاسم جا جیسا بندہ جن کو شاید آپ جانتے ہیں، ایک نیٹ اور کلین بندہ ہے جس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس کیس سے. 2008 کوئی وہ ختم کر چکا تھا، اور اس نے جو بقایا جات تھے جن کے ثبوت بھی اس نے پیش کیے، 3,50,00,000 اس نے واپس بھی کر دیے. اس کو پکڑ کے جب میں نے ان کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، ایک شریف انسان جس کی اتنی بڑی عزت ہو، اس کو بغیر جرم ثابت کیے ہوئے ہتھ کڑی لگی ہوئی ہو، تو اس کی زندگی میں باقی کیا بچا. اس کے بعد اب اچانک ڈاکٹر عاصم کا ہو گیا، اور اس کو بھی میں نے اس ناطے سے دیکھا کہ کیا یہ ساری چیزیں ایک صوبے میں ملتی ہے. میں سب سے زیادہ حامی ہوں فیڈریشن کا، اور فیڈریشن جب قائم رہتی ہے. لیکن شاہ صاحب، آپ نے خود فرمایا کہ ایکشن ہوا قاسم ضیاء کے خلاف، ایکشن ہوا یوسف رضا گیلانی کے خلاف، ایکشن ہوا راجہ پرویز اشرف کے خلاف. بہرحال یہ تو تمام حضرات پنجاب سے ہیں، پنجاب پیپلز پارٹی سے اس کا تعلق ہے. ڈاکٹر عاصم کے خلاف سندھ میں ہوا، تو یہ آپ سندھ کے خلاف ایکشن تو نہیں کہہ سکتے، آپ خود ہی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ ہیں. آپ سمجھ جائیں، ایک پیپلز پارٹی کے خلاف، اور دوسرے جو وقتاً بوقتاً عموماً خصوصاً سندھ کے اوپر چھاپے پڑ رہے ہیں اور پکڑ دھکڑ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا ہمارے چاروں صوبوں میں سے جو فیڈریشن ہے ہماری، جو 4 اکائیوں پہ مشتمل ہے، ان میں ان کو ایک صوبہ ہی مل گیا یا پیپلز پارٹی مل گئی کہ ان کو پکڑنا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں، اگر میں پہلی بات تو یہ آپ کو کر دوں کہ میں کرپشن کا حامی نہیں، کرپشن کا دشمن ہوں. میرا بس چلے تو ان کرپٹ لوگوں سے میری لڑائی خود کے بھی سامنے آئے تو مجھے کوئی بھی شرم آیا نہیں آئے گی، میں اس میں شرماؤں گا نہیں. مگر اصولاً یہ ہونا چاہیے، قانون یہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے، یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. جہاں پہ پکڑا جائے تو اس سے پہلے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جب انویسٹیگیشن مکمل ہو، بات ثابت ہو جائے، تب جا کے ان کو مجرم بنایا. لیکن شاہ صاحب کہاں ایسا ہوتا ہے؟ یہ تو پاکستان کا اصول ہے، آپ کو پتہ ہے. روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگ اس ملک میں پہلے پکڑے جاتے ہیں، اس کے بعد ان سے تحقیقات ہوتی ہے، ان سے سوال جواب ہوتا ہے. یہ کب ہوتا ہے کہ پہلے سوال جواب ہو، جب ثابت ہو جائے تو پھر اس کو گرفتار کیا جائے؟ کیا آپ خصوصی ماحول چاہتے ہیں، نظام چاہتے ہیں اپنے لیے؟ جو پاکستان کا مروجہ طریقہ ہے وہ تو یہی ہے نا، اگر آپ کو چینج کرنا ہے تو پارلیمنٹ میں جائے، قانون کو چینج کر دیں. یہاں تو پہلے پکڑتے ہیں، بعد میں سوال کرتے ہیں نا. طریقہ یہ ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ قانون میں نہیں ہے. ہمارے قانون میں انویسٹیگیشن میں یہ نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن سے پہلے ہی آپ اس کو ہتھ کڑی لگا دیں، آپ رسوا کر دیں، جرم ثابت ہونے سے پہلے آپ اس کو مجرم کر دیں. یہ ہم نے بنایا ہوا ہے. اب دنیا بدل رہی ہے، ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا. کامران صاحب، آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ آپ جیسے لوگ جو بات کرتے ہیں، آپ کو بھی ایسی باتیں کرنی چاہیے کہ جب تک کسی پر جرم ثابت نہ ہو، ان کو مجرم کر کے معاشرے میں خراب نہیں کیا جائے. تو ہمیں اس بات پہ میں نے یہ باتیں کی ہے، آج بھی کی ہے، کہ اگر کچھ ہے تو میں آفر کرتا ہوں، پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اگر کسی کو اس پہ کسی پہ شک ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے دیکھتے ہیں. اگر کوئی کرپشن ثابت ہوتی ہے تو ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے اوپر کرپشن ثابت ہے،
لیکن یہ شاہ صاحب یہ کیسے ہوگا؟ مطلب فیصلہ کرپشن کی یا نہیں کی تو عدالت نے ثابت کرنا ہے نا. کیس تو عدالت میں لے کے جائیں گے, پروسیکیوٹرز لے کے جائیں گے, آپ اور وزیر اعظم صاحب بیٹھ کے کہاں اس کیس کو دیکھیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کرپشن ہے یا نہیں. پھر عدالت کیا کرے گی اور پھر پولیس کیا کرے گی اور پروسیکیوٹرز اور انویسٹیگیٹرز کیا کریں گے اگر آپ ہی نے فیصلہ کرنا ہے تو؟ عدالت میں ہوگا وہ جب ہوگا. ہم تو میں آف دا ریکارڈ بات کر آف دا ریکارڈ نہیں کر رہا, مگر میں وہ بات کر رہا ہوں جرم ثابت ہونے سے پہلے کہ کسی کو پکڑا جائے اور اس سے پہلے ہی کہا جائے کہ تم مجرم ہو, وہ بات کر رہا ہوں. اگر کسی کو پکڑنا ہے, پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی ایسی بات ہے, کوئی ایسا الزام ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ باقی کیس ثابت کرنا, باقی کیس کو کورٹ میں لے کے جانا, کورٹ ہماری انڈیپینڈنس ہے, وہ بیٹھ کے فیصلہ کرے. بعد میں جا کے وہاں سے ضمانتیں ہو جاتی ہے, کیس چلتا رہتا ہے. مگر کسی کی شریف آدمی کی عزت کو اچھالنا, تو میں سمجھتا ہوں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, جن حالات کا مقابلہ ہم کرنے جا رہے ہیں, جن حالات کی نوعیت جہاں اس ملک میں پیدا ہو رہی ہے, ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے سیاستدانوں کو بھی بیٹھنا چاہیے. تو سیاستدانوں کو آپ بھی بتائیے گا کہ آپ نے وفاقی حکومت سے کیس اٹھایا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, وفاقی حکومت سے گلہ کیا, وزیر اعظم سے آپ نے بات کی؟ مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے کہ وہ کوئی انتقام لے رہے ہیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ان کی گرفت نہ ہو سکتا ہے کہ ان کی انفارمیشن نہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا ہو. اور میں نے کل اسحاق ڈار صاحب سے یہ بات کی ہے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ کن کیسز میں پکڑے جاتے ہیں. یہ ہر شخص کے ذہن میں اور زبان پہ ہے کہ شاید حکومت کی گرفت کمزور ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو قدم بھی اٹھائیں ایسا اٹھائیں جس سے ایک ستون کو کوئی ایک رنجش نہ ہو, ایسی فیلنگ نہ ہو جس سے فیڈریشن کو چیلنج نظر آئے. ستون سے میں سمجھ رہا ہوں آپ کا مطلب سندھ کے اندر فیلنگ سے ہے, لیکن شاہ صاحب یہ فرمائیے گا, آپ خود بتائیے, چلیں پیپلز پارٹی کے رہنما کی حیثیت سے بتائیے, سندھ سے تعلق رکھنے والے سینئر پیپلز پارٹی کے رہنما کی حیثیت سے بتائیے کہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ اگر کراچی دیکھتے ہیں, خیرپور دیکھتے ہیں, لاڑکانہ دیکھتے ہیں, دادو دیکھتے ہیں, سکھر دیکھتے ہیں, یہ تمام شہر دیکھتے ہیں, یہاں کی سڑکیں, اسپتال, اسکولز دیکھتے ہیں, آپ کو تسلی ہوتی ہے 8 سال کی آپ کی حکومت نے اس معاملے میں کچھ کیا ہے؟ آپ کہیں گے آپ کو اطمینان ہے؟ دیکھیں, یہ گورننس ہوتی ہے اور پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے جب الیکشن ہوتی ہے, اور وہ الیکشن میں ہی اکاؤنٹیبلٹی سے ان کو سزا ملتی ہے کہ آپ نے یہ ہمارے لیے کیا, یہ نہیں کیا, آپ ہمارے حکمرانی کرنے کے لائق نہیں ہیں. مگر یہ بات ضرور ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے آن گراؤنڈ میٹرو جیسے پروجیکٹ نہیں بنائے جس میں اربوں روپے خرچ ہوتے. سندھ گورنمنٹ کو ایسے کام کرنے چاہیے تھے. ان کی تھوڑا سا گورننس کا پرابلم ہے, ان کو ٹھیک کرنا چاہیے, بالکل ٹھیک کرنا چاہیے. ہم یہ کہیں کہ پنجاب یہ نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں, یہ ضرورت نہیں ہے. ان کو کرنا چاہیے, اسکولوں کی حالت ٹھیک کرنی چاہیے, ان کو اسپتالوں کی حالت ٹھیک کرنی چاہیے. بہت شکریہ یہ جو آپ نے عرض کیا آخر میں, اس کا بھی بہت شکریہ. جناب سید قرشی شاہ ہمارے ساتھ تھے. لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ جس میں آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے, اس کے فوراً بعد واپس آئیں گے اور ہم آپ کو بہت ہی نازک اور حساس معاملے میں بتائیں گے. سیاستدانوں اور فوجی قیادت کے درمیان تعلقات میں سب کچھ اچھا نہیں ہے, پس منظر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.